राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चीन से है, और खास करके चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो इस समय रूल करती है वहाँ, उससे है। ये उनके हम बिस्तर लोग हैं। भाजपा और आरएसएस वाले हम बिस्तर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। तो ऐसे लोग जो इस समय भी हमारे देश पे राज कर रहे हैं और उनके देश पे राज कर रहे हैं, और दोनों हम बिस्तर हैं, राजनीतिक हम बिस्तरी है, वो हमारे लिए जो रोज आके कहानी सुनवाते हैं टेलीविजन के माध्यम से, कुछ न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, कि चीन के साथ भारत ने ऐसा किया, चीन के साथ भारत ने वैसा किया, लेकिन ये हकीकत है कि ये सारी की सारी ढकोसला भरी कहानी उन्हें इसलिए सुनानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन से फटती है। ये असलियत है। थोड़ा सा इतिहास निकाल के देखें, बहुत नजदीक का। 2009 में भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में थी उस समय, वो आरएसएस के लोगों के साथ चीन जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मुलाकात करने और बातें करने। सोच के चलिए कि आज कोई विपक्षी दल अगर चीन जाए, विपक्षी दल, तो भाजपा वाले तो कुत्ते बिल्ली की तरह चढ़ पड़ेंगे झगड़े में कि तुम चीन चले गए, दुश्मन से मिलने चले गए। और ये जब खुद विपक्ष में थे तो ये 2009 में ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चीन में मिलने जाते हैं। 1 हफ्ते का लगभग प्रोग्राम होता है। ये लोग आपस में खुचुर पता नहीं कौन सा नूडल खाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके बाद 2011 में नितिन गडकरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आजकल मंत्री भी हैं, वो चीन जाते हैं अपने साथ एक दल लेकर के भाजपा का, और वो फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात करते हैं। ये जानते हुए भाजपा और आरएसएस वाले कि ये जब कहानियां सुनाते हैं कि कैसे 1962 में चीन ने कैसा किया, कैसा चीन ने हमको धोखा दिया, ये उन धोखेबाजों से मिलने जाते हैं। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सोच से भी परे है कि 2014 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और नवंबर महीना और दिसंबर महीना 2014 का बहुत खास है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चीन भेजे जाते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलके उनके स्कूल ऑफ थॉट से सीखने के कैडर कैसे चलाए जाते हैं, मार्क्सिज्म क्या होता है, मार्क्सवाद कम्युनिस्टों का, वो सीखने के लिए, और सबसे बड़ी बात माओ जेडांग की थ्योरीज को सीखने के लिए। माओ जेडांग कौन है? माओवादी, समझे? माओवादी, ये ससुर के नाती भाजपा और आरएसएस वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में नवंबर 2014 में चीन जाते हैं। 1 दर्जन भाजपा के एमपी एमएलए भगत सिंह कोश्यारी के लीडरशिप में, वो व्यक्ति जो पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रह चुका है, उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और इस समय माननीय गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। ये माओवाद सीखने गए थे चीन। माओवाद जो हमारे देश में बैंड है, सारा दिन इनके जो वो चपड़गंजू संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं, जो टेलीविजन पे बोलते हैं माओवादी हो, नक्सली हो, ये साले सीखने गए थे। ये लोग सीखने गए थे, माओवाद सीखने गए थे। क्यों? किससे? चीनियों से, चीनी माओवादियों से माओवाद सीखने गए थे कि ये भारत में माओवाद कैसे फैलाएंगे। माओवाद कौन है? वही नक्सली जिनको कहते हैं ये लोग। तो हकीकत में नक्सली तो ये हुए।
अब आप सोचेंगे मैं ये भूमिका क्यों बांध रहा हूं? मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि जो आज का मुद्दा है कि चीन से मोदी डर गया, उसके पहले हम ये तो समझ लें कि चीन और मोदी का रिश्ता क्या है। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा चीन से बहुत पुराना नाता है। जब मैं छोटा था और चाय की केटली पे नौकरी करता था और चाय बेचता था, तब बापूजी कहते थे जा चीन चले जा, चीनी ले आ। है प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके एक भाषण में भाई साहब कहते हैं कि ह्यूआन सांग बहुत बड़ा पुराना चीनी लेखक, ट्रैवलर, फिलोसोफर, जब इंडिया आया था तो इनके गांव में ठहरा था और उसके बाद जिनपिंग के गांव में जाके ठहरा था। अरे तुम भारतीय हो या चीनी हो, पहले तो ये नहीं समझ में आता था ये भाजपा वाले भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि ये भारत के संविधान और कानून को मानते हैं या जिन्ना की बातों पे चलते हैं। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि ये भारत प्रेम में भारत को उलझा रहे हैं या पाकिस्तान प्रेम में वहाँ की बिरयानी खा रहे हैं। पहले ये नहीं समझ में आता था कि जहाँ भारतवासी पाकिस्तान को एक नज़र पसंद नहीं करते, उनके लोगों की बात नहीं हो रही, उनके पॉलिटिकल और आर्मी और आईएसआई की बात हो रही, जो उनको एक नज़र नहीं पसंद करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेके रंडी रोना रोते हैं, विधवा विलाप करते हैं। और LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, भूतपूर्व भारत के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके राजनीतिक अब्बा हुजूर, चचा हुजूर, जो भी कहना है कह लीजिए राजनीतिक, ये जाके जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते हैं। ये जिन्ना की मजार पे मत्था टेकें तो ये पाकिस्तानी नहीं हुए। वो जसवंत सिंह इनके मिनिस्टर रहे, भाजपा के बड़े नेता, ये जिन्ना प्रेम में किताब लिखे तो ये पाकिस्तानी नहीं हुए। और बाकी भारत देश को ये समझाते फिरते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। पहले तो ये नहीं समझ में आता था, अब ससुर ये नहीं समझ में आता कि ये चीनी कब से हो गए, ये नहीं समझ में आता। चिंग चाऊ नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले, पहले चाय वाले थे, अब चाउमीन वाले, नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले, समझ में ही नहीं आता। हमें याद है 2014 के इलेक्शन से पहले एक वो इनका संगी चैनल है, रजत शर्मा चलाता है, उसकी एक क्या कहते हैं वो अदालत फदालत चलाता है, कोई पता नहीं अदालत के लायक तो है नहीं वो, लेकिन कोई अदालत फदालत चलाता है वो रजत शर्मा। और उसके अंदर बैठ करके ये नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये क्या नाटक करते थे, ओहो दुश्मन आया तुमको मारा और तुम भागे, ओसामा सॉरी ओबामा है, क्या बोलते थे भाई साहब। रजत शर्मा की आपकी अदालत नाम के प्रोग्राम में बैठ के नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले ये विधवा विलाप किया था कि भारत की सरकार, कि भाई पाकिस्तान या कोई देश आता है और हमको मार देता है और हम भागते हैं ओबामा है। और ये अभी क्या करने, चीन आया, चीन के साथ जो भी हुआ सबके सामने है, मोदी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जिनपिंग ने। और ये राजनाथ सिंह कहाँ गए, मास्को, पुतिन पुट इन, कहाँ डलवा रहे हो भैया, पुट इन। ऐसे तो नालायक लोग हैं ये। हमें तो यही नहीं समझ में आता कि भारत में रहने वाले ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे मोदी हों चाहे इनके जितने भी इल्ले पिल्ले हैं, जितने भी हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का जब मुद्दा होता है तो बम्बड़ मुंह से बम फूटने लगते हैं। बड़े बड़े जनरल और कर्नल बिठा देते हैं टेलीविजन पे, मुंह से भंबड़ तोपें चलने लगती हैं। चीन का नाम आया तो लॉलीपॉप चूस रहे हैं, ये हाल कर दिया अपना। चीन के नाम पे मुंह से जुबान कट गई। हमको तो आप ध्यान से सुनिएगा, भुट्टो की पार्टी है वहां पाकिस्तान में, भुट्टो की, उसका नाम है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई थी, बाद में उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री रही। आजकल बिलावल उछल रहे हैं, बिला वजह उछल रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो उछल रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम है क्या, PPP, पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी, ठीक है। एक हमारे देश में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चलो कंपेयर करो, पहला शब्द पाकिस्तान, भारतीय, दूसरा शब्द पीपल्स, जनता, तीसरा शब्द पार्टी, पार्टी। मतलब तो वही हुआ, वो पाकिस्तान पीपल्स, पाकिस्तान के लोगों की पार्टी, ये भारत के लोगों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों एक ही हैं, समझे। ये जो बीजेपी का रोल मॉडल है ये जिन्ना है, सावरकर भी नहीं है, हेडगेवार भी नहीं है। तो देखा, जब मुद्दे की बात होती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी फोन की कोई डाउन कर देता है। ससुर सुन रहा है कोई, देख रहा है कोई, कोई बात नहीं, देखो। खैर, अब रिज्यूम हो गया लाइव, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और पीपीपी ये तो सेम है। जुल्फिकार अली भुट्टो और इन लोगों के बीच में फर्क क्या है? इनकी तो थॉट प्रोसेस भी सेम है, नाम भी सेम है। अब मुद्दे की बात यह आती है कि चीन के साथ हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि इतनी भसड़ करने वाले और इतनी बकबक करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले गए कहां। सोशल मीडिया मत देखिए, सोशल मीडिया में तो वो ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक अकाउंट और बाकी जगहों पे इस तरीके की फेक आईडीज और वो छुन्नुन मुन्नन लोग हैं जो लगे रहते हैं, मोदी मोदी करते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत क्या, असलियत तो ये है कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग अब ये कहने लगे हैं कि सरकार में बुद्धि नहीं है, सरकार कांग्रेस से लड़ रही है बजाय के चीन से। अब ये हाल हो गया, इतनी धुलाई करी कि अब रिन की धुलाई सबसे सफ़ेद हो गई, अब बख्शी साहब भी सीधे हो गए। अब वो भी सही बोलने लगे हैं, पहले बहुत गरियाते थे, लेकिन अब आप देखिए तो वो भी सही बोलने लगे, कहते हैं सही बोल रहे हैं। कल ही उन्होंने ट्वीट किया जनरल जीडी बख्शी ने कि सरकार तुमको चीन से लड़ना चाहिए, तुम कांग्रेस से काहे लड़ रहे हो। मतलब अब तो उनके लोग भी समझ गए कि ये चार्ली बना रहा है मोदी, और ये चार्ली क्यों बना रहा है उसका कारण है। आते हैं अब उस छोटी सी डिटेल पे। थोड़ा सा इतिहास हमने समझ लिया, अब ये देखिए कि भारत और चीन का आपस में संबंध क्या है। भारत और चीन का करंट सिचुएशन में संबंध जो है वो एक ट्रेड और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी को जितना मैं पहचानता हूँ शायद आप लोग नहीं समझते हैं, मैं गुजरात में इतने साल रहा हूँ, ये जब चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के तब भी रहा हूँ, और ये हर चीज़ के लिए चीन भागते थे, अपने लोगों को चीन भेजते थे, अपने लोगों को मतलब सरकारी अफसरों को, कि किसी तरह से चीन के साथ हमारा ट्रेड हो जाए, अच्छा तो गुजरात में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, गुजरात का उत्थान हो जाएगा। इसीलिए आज की तारीख में हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के अंदर यदि चीन का भारत में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो गुजरात में है, गुजरात में है, राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए। अगर इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये हम बिस्तरी तो बहुत पहले से मिस्टर मोदी की थी चीन के साथ। राजनीतिक हम बिस्तरी मोदी जी की चीन के साथ तो तब से चलती चली आ रही है जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन्हें चीन में कोई खामी नहीं दिखती थी। तब इनके जो बेवकूफ़ आरएसएस के जो लेखक रतन शारदा जैसे है ना नालायक लोग, ये जो लिखते थे कि नेहरू ने आरएसएस की काम को पसंद किया था चाइनीज़ एग्रेशन के टाइम पे 60 के दशक में, ये बेवकूफ़ बनाने वाले लोग थे, क्योंकि चीन तो हमारे लिए दुश्मन है। पूरा भारत, हमारे बाप दादाओं से लेकर के हमारे बच्चे तक ये जानते हैं कि चीन दगाबाज और धोखेबाज देश है। तो दगाबाज और धोखेबाज है, ये तो कोई नई बात तो मालूम नहीं चली हम लोगों को। लेकिन एक धोखेबाज के साथ कौन दोस्ती करता है? धोखेबाज। एक दगाबाज के साथ हाथ कौन मिलाता है? दगाबाज। ये धोखेबाज और दगाबाज चीन के साथ हाथ और गले मिलने का काम धोखेबाज और दगाबाज नरेंद्र मोदी ने किया। इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी से पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब चीन में जाके घुस गए थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के अंदर जाके पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे लेट गए, क्योंकि माओवाद सीख के आए वहां से। और इनकी बदौलत
हमारा और पाकिस्तान का जो संबंध और प्रॉब्लम है उसको रख दीजिए साइड में, क्योंकि ये गीदड़ जब भौं भौं करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान को फोड़ देंगे। आपने भी देखा होगा, खास करके मीडिया में भी और सोशल मीडिया में, घुस के पाकिस्तान को घर में मारेंगे, पाकिस्तान में लाहौर में घुस जाएंगे, रावलपिंडी खत्म कर देंगे, इस्लामाबाद में हमारा तिरंगा होगा। और उधर चीन तुम्हारे अंदर घुस गया और तुम कच्छा खुजाते रह गए। भारत के सैनिक तो जो लड़ाई लड़ना चाहते बिल्कुल लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हम और आप जाकर के लड़ेंगे अपनी सरहदों पे, अपनी सेना को और सीमा को बचाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये 3 दिन में सेना खड़ी करने वाले मोहन भागवत, ये तो भागमत हो गए, भाग लिए। कहां हैं आजकल मोहन भागवत? कहां हो डार्लिंग? शक्ल तो दिखाओ देश को। ऐसे तो बहुत बड़े हिंदुओं के तुम नेता बने फिरते हो, कहां हो आजकल? चीन ने तुम्हारी चाय के अंदर बवंडर मचा रखा है, तुम्हारे चाय वाले का बवंडर कर रखा है चीन ने। तुम तो दिखते भी ना हो। हिंदुओं के निकलेगा मुंह से कुछ फिर। अबे 3 दिन में सेना तैयार करोगे, 3 दिन में तुम चड्डी नहीं पहन सकते, तुम्हारी चड्डी ऊपर नहीं होती है 3 दिन में, और तुम 3 दिन में सेना तैयार करके बॉर्डर पे जाओगे। कहां हो? कहां? भाग मत मिस्टर मोहन, भाग मत, यहीं रहे इंडिया में। हिंदुओं के तुम पता नहीं क्या बनने के निकलते हो। तुम तो औकात नहीं है तुम्हारी कि तुमको आगे से कुछ बोलना भी चाहिए। यू आर ब्लडी एंटी नेशनल। क्योंकि भारत तो इंतजार कर रहा था, हम तो छोड़िए, भारत में जितने संघीय हैं वो इंतजार कर रहे थे कि मोहन भागवत आदेश देंगे तो हम अपना कच्छा चढ़ा के और चीन को जाके अटैक कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या हुआ? भागमत, नकली आरएसएस, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं है वो, तो रॉयल सीक्रेट सर्विस है अंग्रेजों की। नकली लोगों, बड़ा आकर के टेलीविजन पे अपना वो उठाते हो, हम 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे, हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। अबे राजकुमार हो क्या मूवी वाले? हम करते फिरते हो, और जब नंबर आया तो फुस घुस गए बिल के अंदर। संघियों, हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये तुम याद रखो। खेल खेलते हो, राजनीति खेल है, सही बात है। साइकिल का पहिया है, कभी तुम्हारा ऊंचा, कभी किसी और का ऊपर, कोई परेशानी नहीं है। जितने दिन इस देश में गुर्बत रहेगी, अच्छाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये गुर्बत तुम लोगों ने पैदा करी है भाजपा वालों, तो ठीक है, हम तो देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं इस बात से कि बुरा समय जल्दी बीतेगा, अच्छा समय आएगा। तुम्हारे अच्छे दिन और कच्चे दिन जो है ना, अच्छे और कच्चे दिन वो अपने पास रखो। लेकिन तुम लोगों में इतनी रत्ती भर की ना तो हिम्मत है, ना औकात है, ना अकल है, ना गवर्नेंस आती है। तुम लोग को आता है सिर्फ भजन करना। अब भजन भी कैसा करते हो? ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटा बजाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता तुमको। और इसी वजह से जो आज चीन के साथ भारत का जो फ्रिक्शन है, उसमें ये राजनीतिक लोग आर्मी को ले आएंगे बीच में। आपने आर्मी के बारे में ऐसा क्यों कहा? अरे नालायक नरेंद्र मोदी, दिसंबर 2014 में श्रीनगर के अंदर रैली में जाकर के तूने क्या कहा था कि ये मोदी की सरकार है जिसकी बदौलत कश्मीरियों से आर्मी ने माफी मांगी। तू हमें सिखाएगा देशभक्ति, तू हमें सिखाएगा देश के अंदर किस तरीके से सेना को सम्मान किया जाता है, तू हमें सिखाएगा कि हमारे घर के वर्दी वाले लोगों को, खुद के लोग जो हैं, उनका सम्मान और उनके साथ बाकी सेना और पैरामिलिट्री का कैसे सम्मान करना है, तू हमें सिखाएगा। जो कश्मीरियों को जाके कहता है मोदी सरकार है,
इसलिए आर्मी से हमने माफी मंगवाई। तू तो हमारी भारत की सेना तक को नीचा दिखाता है। तेरी क्या औकात कि तू भारत के लोगों को देशभक्ति या कुछ भी सिखा सके। तक्षशिला तेरे लिए बिहार में था और हुआनसांग तेरे गांव से लेकर के चीन में था। तेरी चाय के अंदर चीनी गलती नहीं है, क्योंकि तू पता नहीं किसकी गलती है। काश नेहरू ने हम दो हमारे दो का नियम ला दिया होता तो ये चौथे पांचवें नंबर वाले औलादें पैदा ही नहीं हुई होती और इस देश को ये समय ना देखना पड़ता। चीन के किस बात से तू डरता है मोदी? हमारा 25% के आसपास इंपोर्ट चीन से है। हाँ ठीक है, वो तेरी नालायकी की वजह से है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, घंटा इंडिया, बिल्ली इंडिया, टिंग टिंग इंडिया, नॉन इंडिया, पता नहीं क्या करता रहता था तू। घंटा फर्क नहीं पड़ा इस देश पे, ना मेक इन इंडिया, ना स्टार्टअप इंडिया। अगर वो चीजें समय से कर दी होती या नहीं की होती जो चलता चला आ रहा था, पिछली सरकारों का जो पैटर्न चलता चला आ रहा था, अगर वो ही करता रहता भाई तू, तो हमारे देश का चीन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप कम हो जाता। अगर एवेन्यूज दूसरे देश होते, पर तू तो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मोदी जी में घुसा हुआ था चीन के। क्या करे फिर बताओ? तुम्हारा तो वो चचेरा भाई है चीन। तुमने तो बर्बाद कर दिया। आज तुम उस दूल्हे की तरह हो जो लड़की अपनी पसंद से पसंद करके माँ बाप से झगड़ा करके शादी करता है और पहली रात को ही जब बीवी थप्पड़ मारती है मुंह पे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। ये है आज का नरेंद्र मोदी चीन के सामने। ये है आज का नरेंद्र मोदी। मेरे 20 जवान शहीद हुए गालवान में, हमारे 20 जवान शहीद हुए और इस चपड़गंजू ने 59 चीनी एप्स को बंद करा दिया भारत से। भारत के प्रधानमंत्री हो इसलिए नहीं, उम्र में बड़े हो इसलिए गाली नहीं दे रहा हूं, समझ लेना। मैं अपने संस्कार नहीं भूलूंगा, तेरे तो कोई संस्कार है नहीं, समझा मोदी? मेरे 20 जवान शहीद हुए इस देश के लिए तेरी नालायकी की वजह से, क्योंकि अप्रैल 2018 में जब वुहान में नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री और जी जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति जब ये मुलाकात करते हैं डोकलाम के बाद, तो इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये अपनी अपनी आर्मियों को कहते हैं कि LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अब शांति से, समझबूझ से, बातचीत से बातों को सुलझा लेना, ताकि आगे डोकलाम जैसी परिस्थिति ना आए। तब भारत के जनरल थे आर्मी के बिपिन रावत। अब मैं फौज से तो पूछता नहीं हूं, लेकिन मैं इस नरेंद्र मोदी से तो पूछ सकता हूं ना कि भैया उस समय की और इस समय की, अप्रैल 2018 से लेकर के मई 2020 तक के बीच में 2 साल से ऊपर का समय निकल गया, क्या क्या हुआ भैया अंडरस्टैंडिंग में? कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री कुर्सी पे काहे बैठे हो? जाओ बाहर सफाई वालों के साथ, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं सफाई वाले, उनके साथ जाके झाड़ू लगा, सड़क पे जा झाड़ू लगा। और वहां तेरे को काम नहीं मिलता है अगर, क्योंकि बायोडेटा बहुत खराब होगा, तो जा किसी संगी के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कर ले।
लेकिन देश के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर, क्योंकि एक ढेले का काम गालवान वैली तो छोड़िए, पूरी की पूरी एलएसी पे जो अंडरस्टैंडिंग 2018 अप्रैल की थी उस पर कुछ नहीं हुआ। हुआ तो सिर्फ ये कि उस समय के हमारे जनरल बिपिन रावत साहब आर्मी के जो चीफ थे वो रिटायरमेंट के बाद सीडीएस बना दिए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बस इतना ही किया आपने। तो भाई उस आदमी से कम अब तो पूछा जा सकता है कि इन 2 सालों में रावत साहब आपने क्या किया। अगर आपने कुछ भी किया होता बीइंग द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ दैट एरिया, देन कम से कम ये सिचुएशन तो नहीं आई होती। और मान लेते हैं कि आई, क्योंकि चीन दगाबाज है, तो ये मोदी जैसा आदमी 18 बार जिनपिंग को मिलता है, उसको तो उखाड़ करके कुर्सी से फेंक देना चाहिए। क्योंकि जिनपिंग नालायक है तो उसके साथ झूला झूलने वाला ये चाय और चीनी दोनों नालायक है, नहीं है। और तुम वहां बैठ करके ऑपोजिशन का हिसाब निकाल रहे हो। अरे ऑपोजिशन को थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड में रखो, तुम अपनी बताओ। नामाकूल नामुराद नरेंद्र मोदी, तुम अपनी बताओ। तुम चीन से तुम्हारी फटती क्यों है? मेरी आर्मी की नहीं फटती, आईटीबीपी की नहीं फटती, एयरफोर्स की नहीं फटती, नेवी की नहीं फटती, अरे एक आम भारतीय की नहीं फटती। तुम बोलो तो मैं कल सुबह सड़क पे जाके पूरे भारत को इकट्ठा कर लूंगा कि चलो चीन को घर में घुस के मारेंगे। एक आदमी जो नहीं निकलेगा ना वो है नरेंद्र मोदी, फट के बैठा रहेगा घर के अंदर, नहीं हो तो, है ना। अरे 56 इंच के पिछवाड़े, तेरे में इतनी दमना है कि दुश्मन मेरे घर में आकर के मेरे सैनिकों को मारता है और तू सोशल मीडिया की फ्री एप्स जिससे वो कमा भी नहीं रहे हैं, चीन को कोई फायदा नहीं हो रहा, फ्री एप्स हैं, उनको तुम बैन कर देते हो और बाद में मालूम चलता है वो भी टेम्पररी बैन है। सरकार कहती है आइए अपना पक्ष रखिए ताकि आगे बात हो। बस इतनी सी तुम्हारी औकात है नरेंद्र मोदी। ये तुम्हारे लिए मेरी भारत की सेना के प्रति प्रेम है। बेवकूफ़ बनाते हो कि वहाँ जा कर के आर्मी की यूनिफॉर्म में खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचवाते हो, कश्मीर में जाके दिवाली मनाते हो। इतना चूतिया समझा हम लोगों को कि तुम बेवकूफ़ बनाते रहोगे और पूरा भारत बेवकूफ़ बनता रहेगा। अब ये मत कहना कि गाली क्यों दी, तुम उसी लायक हो, कर लो जो करना, उखाड़ लो जो उखाड़ना है तुमको, तुम उसी लायक हो, तुम गाली खाने लायक हो, क्योंकि तुम देश को इस कदर तुम परेशान कर चुके हो। और भाड़ में गए तुम्हारे संघी और ये वो, कुछ नहीं होता। तुमको कुर्सी मिली, सीट मिली, बैठे हो, पर भारत खत्म और भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं। कोरोना के नाम पे वैसे ही तुम बेवकूफ बना चुके हो। पूरा देश इस समय डूबा पड़ा है। किसी के पास कमाई नहीं, किसी के पास इनकम नहीं, नौकरियां वो चली गई, कोरोना के नाम पे हुआ बना दिया। एक फ्लू जैसी चीज है, उस पे हुआ बना के देश बंद करके तुमने बर्बाद कर दिया। और अभी पता नहीं और कितने दिन तक बर्बाद करते रहोगे। सरकार के पास पैसा नहीं बचा तो तुमने दुनिया से लोन ले लिया, हम पे डाल रहे हो, टैक्स पे करने के लिए आप लोगों पे डाल रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं? और आप बिहारी बिहारी कर रहे हैं गालवान के ऊपर बैठ करके। बिहार ऐसा उठा के बाहर फेंकेगा ना, ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को। और ये अमित शाह और जेपी नड्डा, मिस्टर गड्ढा और सरेंडर मोदी, तुम लोग को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। बिहार तुमको ऐसा लपेट के, ऐसा लिक्की क्या वो, छोड़ो ना यार, कुछ निकल जाएगा मुंह। अरे इतने नालायक लोग हैं यार, कितने नालायक लोग हैं, हद से ज्यादा। जब आप हद से ज्यादा नालायक होते हैं और चीन के साथ मिलकर के इस देश को खत्म करने की कोशिश करते हैं, आप हमारे भारत के फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को खत्म करते हैं,
देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराते हैं, कुछ नहीं मिला तो इंडिया पाकिस्तान कराते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान कराते हैं, और अब ये नया तुर्रा छोड़ा चीन को लेके। और चीन के सामने आपकी 10 कौड़ी की औकात नहीं है। एक बात कह दूं मैं नरेंद्र मोदी, और आज मैं आप लोगों के माध्यम से खुलासा भी कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। आपके साथ मैं रूबरू हूं इस समय, और चीन तो छोड़िए, ये बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी और इनके प्रवक्ता मुझसे डरते हैं। रोज टीवी के चैनलों पे आकर के मैं इनकी सीधा करता हूं, इनको खाल उधेड़ता हूं इनके झूठ की। तो ये चैनल जा रहे हैं, निशांत को मत बुलाओ, निशांत को मत बुलाओ, निशांत को मत बुलाओ। अगर निशांत वर्मा को टेलीविजन पे बिठाओगे, पैनल पे, टीवी में, न्यूज़ में, तो हम नहीं आएंगे। ये संबित पात्रा और बीजेपी के प्रवक्ताओं की हालत है। लिखित प्रूफ है मेरे पास इन चीज़ों का। इनकी ये हालत है। ये जब आप जैसे और मेरे जैसे एक आम भारतीय से इनकी फटती है, तो चीन, जिसके अंदर तो मोदी जी खुद घुसे हुए हैं, उससे कितनी फटती होगी। पर इसका खामियाजा कौन उठा रहा है? इसका खामियाजा मेरी सेना उठा रही है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि ये गलवान से जो कहते हैं कि ये चीनी सेना वापस चली गई थी, कल का समाचार है फिर वापस आ गई है। क्या उखाड़ लिया मोदी तुमने? आर्मी पे मत डाल देना। आर्मी मेरा जो है वो पहले से काम अपना बेहतरीन तौर से करती आई है, करती है और करती रहेगी। सलूट है उनको। सवाल है तुम्हारे राजनीतिक मंतव्यों का। चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? तुमको ये भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि तुम मूर्खदास नरेंद्र मोदी हो। मूर्खदास, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। वो कहा है आजकल छोटा गोलू अमित शाह? गायब है। राजनाथ सिंह पहुंच गए मास्को, रूस से पुतिन 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 करते हुए। भैया, चीन के सामने नरेंद्र मोदी, अगर तुम्हारी एक ना चलती हो, अगर तुम्हें इतना डर लगता है, अगर तुम्हारी फटती है चीन से मिस्टर नरेंद्र मोदी, हट जाओ कुर्सी से, हट जाओ। नहीं तो जनता उठा के जनाजा निकालेगी, जिसके अंदर आपको इतना मज़ा आएगा कि बारिश में जब आप भीगते हुए उस जनाजे में खुद डांस करोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि भारतवर्ष, इंडिया, ऐसे नामर्दों की क्या हालत करती है जो देश के लिए करेक्ट स्टैंड नहीं ले पाते। पाकिस्तान का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने वाले नरेंद्र मोदी, इतना याद रखना, ये चीन के सामने ये जो तुम बिल्ली बन करके दुबक गए हो ना घर में, इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पे तुम भरोगे। क्योंकि आज मेरी सेना और भारत के लोग खामियाजा भर रहे हैं। और ये जितने भी बैन चाइना वाले हैं ना, संगी बैन चाइना, अरे चीन तो मोदी की बहन है, तुम क्या बैन चाइना करोगे? इन संगियों को मैं बता दूं, बैन चाइना करने से आप चीन को नहीं हरा सकते। किसी भी कंपटीशन में अगर किसी को हराना है, तो जिन क्षेत्रों में वो आगे है उससे बेहतर खुद परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाकर के होता है। ये बैन चाइना करने से सिर्फ भारत को आर्थिक लॉस होगा, और भारत की सरकार ने तो आज तक बैन चाइना नहीं किया। औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की कि वो बैन चाइना शब्द मुंह से बोल सके। वो अपने टेलीविजन और रेडियो पे आकर के जो मोंकी बात करता है, उस मोंकी बात में वो चीन का नाम तक नहीं ले सकता। इसका मतलब होता है तुम्हारी फटती है, और ऐसे फट्टुओं से ये देश नहीं चलता। फट्टुओं से देश नहीं चलता। तुम आज पावर में हो, ऐसे गायब हो जाएगी तुम्हारी पावर। एंड देन यू पीपल, मिस्टर मोदी एंड गैंग, तुमको अभी मालूम नहीं है
कि गीता का उपदेश कहता है परिवर्तन संसार का नियम है, नथिंग इज कांस्टेंट। तुम्हारा समय बहुत जल्दी बदल जाएगा और उस दिन भागते फिरोगे। चीन के सामने डरने वाले डरपोक चीनी कम नरेंद्र मोदी, सुधर जाओ इससे पहले कि मेरा भारतवर्ष तुमको और तुम्हारे गैंग को ऐसा सुधारे बोलने लायक नहीं रहोगे। भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने शहादत दी गलवान की, उनको मेरा नमस्कार सलाम, उनके परिवारों को नमस्कार। मेरी तरफ से पूरा भारत आप लोगों के साथ है। बस नहीं है तो ये नरेंद्र मोदी जैसे और बीजेपी और संघी नहीं है। चीन वापस उन इलाकों में घुस आया है और ये नालायक। चलिए चंद दिनों में इसका भी इलाज करते हैं।